नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा झूठ के कारोबार के बारे में। सियासत के लिए कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं आपको उन लोगों के चेहरे दिखाऊंगा, उनकी बात सुनवाऊंगा जो ये काम बार बार करते हैं, बार बार सफेद झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की, बहकाने की कोशिश करते हैं। और आज तो मेरे पास कई सारे सबूत हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। और आज मैं आपको एक नहीं कई नेताओं के झूठ दिखा सकता हूं। राहुल गांधी तो हम जानते हैं डंके की चोट पर गलत बयानी करते हैं और यह कहकर झूठ बोलते हैं कि उनका मिशन सिर्फ नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना है, प्रधानमंत्री की इमेज को टुकड़े टुकड़े करके धूल में मिलाना है। तो राहुल का झूठ पकड़ा जाए यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर आज शायद दिन ही गलत बयानी करने वालों का था। राहुल के अलावा जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी, सब के सब अलग अलग बातों पर, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग जगहों पर झूठ बोलते पकड़े गए। और इन सब नेताओं के झूठ के सबूत आज मेरे पास में है। इंटरेस्टिंग बात यह कि मोदी विरोधी ये नेता एक दूसरे से भी झूठ बोल रहे हैं। और आज हुआ यह कि राहुल गांधी जब पुडुचेरी में थे, वहां उन्होंने पब्लिक से झूठ बोला और फिर उसी मंच पर मौजूद चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी ने राहुल गांधी से झूठ बोल दिया। अब दोनों के झूठ मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले राहुल गांधी के कारनामे को समझ लेते हैं। पुडुचेरी में राहुल ने एक नहीं कई बार गलत बयानी की और झूठ भी ऐसे बोले कि तुरंत पकड़े गए। चूंकि पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आज राहुल गांधी पुडुचेरी में थे। वहां कांग्रेस की सरकार है, जाहिर है राहुल का स्वागत जबरदस्त तरीके से हुआ। चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी राहुल गांधी के साथ हर जगह मौजूद थे। राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया, पुडुचेरी में फिशरमैन से मुलाकात की, पब्लिक मीटिंग की और हर जगह लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और हर जगह यह कोशिश पकड़ी गई। अब एक एक करके आपको बताता हूं। जब राहुल मछुआरों के साथ थे तो उन्होंने कृषि कानूनों की बात की, नए कानून पर मोदी को कोसा और इसके बाद राहुल ने कहा अगर किसानों के लिए अलग मंत्रालय हो सकता है तो फिर फिशरमैन भी एक तरह से किसान ही हैं, उनके लिए भी केंद्र सरकार ने मंत्रालय क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं होना चाहिए। Now you will be wondering why I have come to a meeting of fishermen and I'm talking about farmers. And the reason is that I consider you to be farmers of the sea. And I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it that farmers of the sea do not have a ministry in Delhi? अब राहुल गांधी ये बात कर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। 17 साल से लोकसभा के मेंबर हैं। 10 साल जब सरकार चली तो वो एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर थे उसमें। 6 साल से मोदी विरोध में लगे हैं। अगर उन्हें ये नहीं मालूम कि केंद्र सरकार में फिशरीज मिनिस्ट्री है, फिशरीज के एक मिनिस्टर हैं और केंद्र सरकार ने इस सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार सरकार बनाने के बाद सबसे पहले मछुआरों के लिए किया गया वादा पूरा किया था। फिशरीज मिनिस्ट्री का गठन मई 2019 में उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी राहुल ने कह दिया कि मोदी को मछुआरों की फिक्र नहीं है। राहुल गांधी की बात सबसे ज्यादा बुरी लगी फिशरीज मिनिस्टर गिरिराज सिंह को, और गिरिराज सिंह ने जो रिएक्शन दिया वो मैं आपको सुनवाता हूं। मैं राहुल जी को ज्ञान तो दे नहीं सकता, क्योंकि वो तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। वो बोलते सब चीज पे हैं, उन्हें देश और की दशा और दिशा का ज्ञान नहीं है। भारत के किसानों के हालात पे बोलते हैं, उन्हें 3 कानून का मालूम नहीं है। और पांडुचेरी में जो उन्होंने कह दिया कि किसानों की तरह जो दिल्ली में सरकार है, उसी तरह से समुद्र जल के लिए, मछलियों के लिए कानून होनी चाहिए। राहुल जी, मोदी जी ने 2019 में 31 मई को कानून ही नहीं बनाया, अलग विभाग बनाया और जिसके साथ मुझे मंत्री बनाया है। और आप के राज्य में जहां के आप सांसद हैं, वहां हमने हार्बर दिया है, पैसे दिया है, जरा वो भी तो पता कर लिए होते।
ऐसा तो नहीं कि आपके मंत्रालय ने कुछ काम ही नहीं किया, जैसे राहुल गांधी को पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कोई मंत्रालय है? राहुल गांधी को देश का पता ही नहीं है तो हमारे मंत्रालय को क्या पता होगा? वो इटली से बाहर उनको दुनिया ही नहीं दिखाई देता है। वो इटली को ही पूरी दुनिया मानते हैं और इटली में एक ही विभाग है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिश, इसीलिए उस सबको एक ही मानते। जब हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने गिरिराज सिंह से यह कहा हो सकता है कि उनके मंत्रालय ने, फिशरीज मिनिस्ट्री ने कुछ काम ही न किया हो इसलिए राहुल गांधी को पता नहीं चला, तो गिरिराज सिंह ने बताया कि मछुआरों के लिए फिशरीज मामले में उन्होंने कितना काम किया है और उनका दावा है ये काम पिछले 6 साल में किया गया है और मंत्रालय बनने के बाद और ज्यादा तेजी से किया गया। राहुल जी 70 साल आपके नाना जी के समय से इस मंत्रालय में केवल जो सेंट्रल एलोकेशन होता है 3,682 करोड़ का एलोकेशन हुआ और प्रोडक्शन केवल 100 लाख टन यानी 10 मिलियन। मोदी जी ने क्या किया? इस 6 साल में मोदी जी ने 27,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लाया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद राहुल गांधी ये तो नहीं कह सकते कि गिरिराज सिंह झूठ बोल रहे हैं। वो ये तो नहीं कह सकते केंद्र सरकार में कोई फिशरीज मिनिस्ट्री है ही नहीं। वो ये भी नहीं कह सकते गिरिराज सिंह फिशरीज के मिनिस्टर नहीं है। तो क्या राहुल गांधी जानबूझकर झूठ बोल रहे थे? क्या उन्हें लगता था कि पुडुचेरी के मछुआरों को कुछ भी कहकर गुमराह कर देंगे, उनके वोट मिल जाएंगे? शायद राहुल बार बार ये भूल जाते हैं कि आजकल के जमाने में कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है और आजकल हमारे रिपोर्टर्स बहुत अलर्ट रहते हैं। चाहे पुडुचेरी में झूठ बोलो या चाहे मिजोरम में, दिल्ली में बोलो या अजमेर में, तुरंत पकड़ लेते हैं और थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया को पता चल जाता है। लेकिन राहुल की सियासत का टारगेट है मोदी की इमेज और वो खुद कहते हैं कि इसे खराब करने के काम में वो लगे हैं और मुझे लगता है इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एक ने कई बार गलत बयानी कर सकते हैं और आज उन्होंने ऐसा जरूर किया। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। पुडुचेरी में ही राहुल गांधी स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहे थे। एक लड़की ने राहुल से पूछा अगर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो किस इशू पर फोकस करेंगे? राहुल ने बिना देर किए जवाब दिया, बैंकिंग सेक्टर पर। बैंकिंग सेक्टर पर इसलिए क्योंकि अभी बैंकों के सारे पैसों पर कुछ पूंजीपतियों का कब्जा है। राहुल ने कहा वो छोटे छोटे उद्योग चलाने वालों को बैंकों से जोड़ेंगे, उन्हें लोन दिलवाएंगे, पूंजीपतियों के बजाय एमएसएमई सेक्टर को बैंक से जोड़ेंगे क्योंकि एमएसएमई देश में सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो राहुल की उद्गार पहले आपको सुनवा देता हूं। Most important thing is the banking system, right? The money that the country has in the banks and who controls it. That's the most important thing. Today, largest number of jobs in India are produced by small and medium businesses, entrepreneurs. But they do not have access to the banks. The banks, majority of the money of the banks is given to 5, 10, 15 of the biggest businessmen in the country. I would move the money of the banks from the 5, 10 biggest businesses in the country to the millions of smaller and middle-sized businesses in the country. That's what I would do. राहुल गांधी की हर बात में नरेंद्र मोदी के 2-4 उद्योगपति दोस्तियों का जिक्र जरूर होता है। मुद्दा बैंकिंग का हो, कृषि का हो, बिजनेस का हो, डिसइन्वेस्टमेंट का हो, राहुल गांधी का डायलॉग नहीं बदलता। वो बार बार कहते हैं मोदी अपने 2-4 उद्योगपति दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं, मोदी की सारी योजनाएं अंबानी अडानी के लिए हैं। मुझे लगता है कि राहुल हकीकत जानते हैं, लेकिन वो साफ कहते भी हैं उनका लक्ष्य मोदी की इमेज को मिट्टी में मिलाना है। शायद इसीलिए वो कैलकुलेटेड तरीके से झूठ बोलते हैं, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि राहुल गांधी को मुद्रा योजना के बारे में ना पता हो, कौशल विकास योजना के बारे में ना पता हो,
ये कैसे हो सकता है कि राहुल गांधी को किसी ने एमएसएमई मिनिस्ट्री की तरफ से कोरोना काल में किए गए कामों के बारे में न बताया हो? क्या राहुल नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनधन योजना के जरिए करीब 42 करोड़ लोगों को बैंकों से जोड़ा, खाते खुलवाए? क्या राहुल गांधी को यह नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी ने 3 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा योजना चलाई, जिसमें छोटे छोटे उद्योग लगाने वालों को सस्ती दर पर बैंकों से पैसा मिलता है और शुरुआती दौर में उन्हें किस्त भी नहीं भरनी पड़ती? मजे की बात है कि गलत बयानी करने में राहुल गांधी गोलमाल कर देते हैं। एक जगह बोलते वक्त यह भी ख्याल नहीं रहता कि उसी मुद्दे पर दूसरी जगह उन्होंने क्या कहा था। और इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। आजकल राहुल गांधी हर जगह किसानों और कृषि कानूनों की बात करते हैं। 13 फरवरी को राहुल गांधी अजमेर में थे। यहां उन्होंने कृषि कानूनों के बारे में क्या कहा था, पहले यह सुनिए, और जो फिगर्स वो दे रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि है। और ये सबसे जरूरी बात सुनिए, 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है कृषि का बिजनेस। हिंदुस्तान के 40% लोगों का बिजनेस है। इसमें किसान शामिल है, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, ये सब इस बिजनेस के भागीदार हैं। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा बिजनेस उनके 2 मित्रों के हवाले हो जाए। कानूनों का यही लक्ष्य है। अब राहुल गांधी का यह कहना कि कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी किसानों की जमीन को अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं, अब ये डायलॉग तो कॉमन है, रोज बोलते हैं। एक ही बात नहीं थी कि देश में कृषि व्यापार 40 लाख करोड़ का है। नरेंद्र मोदी वाली 40 लाख करोड़ की जो बिजनेस है वो 4-5 उद्योगपतियों की जेब में डालना चाहते हैं। अब ये कहने के अगले ही दिन राहुल गांधी असम के शिवसागर जिले में गए। या राहुल ने बाकी डायलॉग तो पहले की तरह दोहराए जो अजमेर में कहे थे, लेकिन कृषि व्यापार का दायरा डबल कर दिया। राहुल गांधी ने यहां कहा, मोदी देश के 80 लाख करोड़ के कृषि व्यापार को अपने दोस्तों के हवाले करना चाहते हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर फिगर डबल हो गई। 3 खेती के बिल लाए जिससे ये पूरे खेती के सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस 80 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस 2 लोगों को पकड़ाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब तक हम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को, किसानों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये देश में रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। सच्चाई। और नरेंद्र मोदी 24 घंटे इस रीढ़ की हड्डी पर आक्रमण करते हैं। अब कभी कभी लगता है कि राहुल की समझ में गड़बड़ है या फिर उनकी टीम फैक्ट्स और फिगर ठीक से नहीं बताती, और कभी लगता है कि वो जानबूझकर बेसे पैर की बातें कह देते हैं, सोचते हैं इतना ज्यादा कहेंगे कुछ तो चिपकेगा। अब अजमेर में कहना कि कृषि व्यापार 40 लाख करोड़ का है और असम पहुंचकर यह कहना कि वो 80 लाख करोड़ का है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट तो है। यह कहना कि हम फिशरीज मिनिस्ट्री बना देंगे, बैंकों से लोगों को जोड़ देंगे, शरारत नहीं तो और क्या है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता उन्हें पता नहीं कि फिशर मिनिस्ट्री पहले से है, मुद्रा लोन योजना है, बैंकों में जनधन खाते खुले हैं। अब मैं ये भी नहीं कह सकते कि राहुल गांधी राजनीति में नए हैं, सीख रहे हैं। वो तो अपने आप को काफी अनुभवी और समझदार मानते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा समझदार मानते हैं। राहुल कहते हैं कि सिर्फ वो अकेले ऐसे हैं जो मोदी से नहीं डरते, बाकी सब डरते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मोदी डरपोक है, मोदी चीन से डरते हैं। अब क्या राहुल को यह नहीं मालूम कि इन बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब राहुल का कहना यह है कि नए कृषि कानूनों से किसानों की जमीन छिन जाएगी, वो बर्बाद हो जाएंगे, ये कानून अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। ये ऐसे बयान हैं, ऐसे झूठ हैं जिनके बारे में मुझे यकीन है कि राहुल अच्छी तरह जानते हैं सच क्या है, लेकिन जानबूझकर गलत बयानी करते हैं। और हैरानी यह हुई कि अब तक तो प्रियंका गांधी सेंसिबल बात करती थी, वो इस तरह की बातें नहीं बोलती थी।
राहुल गांधी की तरह कुछ नहीं कहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई बार ये दिखा कि प्रियंका पर भी राहुल का थोड़ा असर हो रहा है। और आज उन्होंने भी जो बयान दिया वो गड़बड़ निकला। किसानों के मुद्दे पर आज प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का गन्ने के भुगतान का 6 लाख रुपए बकाया है। उनको खेती, इलाज आदि के लिए 3 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, यूपी के लाखों किसानों का यही हाल है। 14 दिन में भुगतान और आय दुगनी करने का वादा जुमला निकला। अब चूंकि प्रियंका ने शहर का नाम बताया, किसान का नाम बताया, कितना बकाया है, कितना लोन लेना पड़ा, सब कुछ लिखा, तो लगा कि बात तो ठीक होगी। अगर गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमने उस किसान को खोजा जिसका जिक्र प्रियंका ने किया था। जब फैक्ट्स की जांच की तो प्रियंका की बात गलत निकली, क्योंकि जिस आलोक मिश्रा का जिक्र प्रियंका गांधी ने किया था वो आलोक मिश्रा लखीमपुर खीरी जिले के फतेहपुर के गांव में रहते हैं और वो खुद प्रियंका गांधी की बात पर हैरान हो गए। आलोक मिश्रा ने कहा उन्हें तो 6 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। शायद प्रियंका गांधी ने खबर अच्छी तरह पढ़ी नहीं, इसलिए उन्होंने गलत ट्वीट कर दिया। प्रियंका जी ने जो ट्वीट किया है, एक्चुअली मेरा मामला था पिछले साल का बकाया था, तो पिछले साल का बकाया फिर मुझे मिल गया था। वो शायद प्रियंका जी ने पूरी न्यूज़ पढ़ी नहीं अच्छे से। उसमें यह था कि पिछले साल मेरा जो बकाया था वो हो गया था, अब इस साल का थोड़ा थोड़ा लेट होता ही है। और पिछले साल थोड़ा मैं समस्या में रहे हम, तो इस वजह से थोड़ा सा नाराज़गी भी थी, क्योंकि कुछ बीमारियों की वजह से जो पेमेंट थोड़ा लेट तो होता ही है, और इस वजह से थोड़ा दिक्कत थी। प्रियंका जी ने न्यूज़ ठीक से पढ़ी नहीं है, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए था इस बात को कि 6 लाख कहाँ बकाया था, वो मुझे मिल गया था। ठीक है, उसमें था, ये न्यूज़ में मतलब जो निकला था उसमें था, वर्ड यूज भी है, वो शायद प्रियंका जी ने ठीक से देखा नहीं। चीनी की दिक्कत है बिक्री की, तो हम क्यों इस तरह से ऐसा काम करें ना, केला वेला करेंगे, कुछ अन्य तरह की खेती करेंगे तो लाभ होगा। तो पूछा गया कि क्यों, तो हमने कहा पेमेंट की भी समस्याएं रहती हैं। तो वो न्यूज़ थी, पिछले साल की बात आई कि पिछले साल आप परेशान क्यों थे, तो हमने कहा पिछले साल इसलिए परेशान थे क्योंकि पेमेंट लेट हो रहा था और 14 दिन में नहीं हुआ, तो समस्याएँ थी। अब प्रियंका जी का क्या है कि उनको अब राजनीति करनी है, वो अपना वैसे करती हैं, उनको देखना नहीं, न्यूज़ तो देखना चाहिए था कि पूरी न्यूज़ कम से कम क्या थी, तो पढ़ना चाहिए था उनको प्रियंका जी को। आप उन्होंने लिखा है ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। अब सोचने वाली बात यह कि अगर किसान ये कह रहा है, सच्चाई ये है, तो प्रियंका गांधी ने ऐसे ट्वीट क्यों किया? असल में एक वेबसाइट पर किसानों की स्थिति के बारे में खबर छपी थी। इसमें आलोक मिश्रा को कोट किया गया था। खबर में लिखा था कि पिछले साल आलोक मिश्रा के गन्ने का 6 लाख रुपए बकाया था, जिसके कारण उन्हें पिछले साल मुश्किल हुई, 3 लाख का लोन लेना पड़ा, लेकिन अब उनका भुगतान हो चुका है। लेकिन प्रियंका ने उसका बिल्कुल उल्टा ट्वीट किया। इसलिए जब सारी हकीकत सामने आ गई तो उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने प्रियंका को जवाब दिया। सुरेश राणा ने कहा, गन्ना किसानों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वालों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। गन्ना किसानों की बात करने वाले बताएं उनके समय में कितनी चीनी मिलें बेची गई। झूठे आंकड़े देना और लोगों को गुमराह करना ये कांग्रेस की पुरानी फितरत है। और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि यूपीए सरकार में सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की, तब आप कहां थे? तब आपकी ये कृषि वैज्ञानिक की कुंडली जागृत नहीं हुई थी। और जब सम्राट कारखाने के नाम पर आप गरीब किसानों की ज़मीन को हड़पते हैं, तब आप की किसान हितैषी सोच कहाँ जाती है? हरियाणा के किसान आज भी आपको ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से उनको गुमराह करके कोड़ियों के दाम उनकी ज़मीन को लिया गया। और जहाँ तक बात है, पहले तो ये वो जवाब दें कि वो और उनके साथियों के द्वारा उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की गाढ़ी कमाई से बनी हुई शुगर मिलों को कोड़ियों के दाम बेचा गया। अब ये सही है कि लंबे वक्त से यूपी में गन्ने का बकाया भुगतान बड़ा मुद्दा रहा है। किसान इसको लेकर काफ़ी एजिटेटेड रहे हैं, इसलिए इस इशू पर लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने यही किया, और चूंकि इस वक्त किसानों का मुद्दा गर्म है, इसलिए अपने फायदे के लिए, मोदी को किसान विरोधी साबित करने के लिए जितना गलत बयानी हो सकती है उतनी की जाए, जितना झूठ बोला जा सकता है उतना बोला जाए। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, मोदी विरोधी मोर्चे के ज्यादातर नेता इसी काम में लगे हैं। बस मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं। जिसे किसानों का मुद्दा सूट करता है वो किसानों के मुद्दे पर झूठ बोलता है, जिसे आर्टिकल 370 सूट करता है वो 370 को लेकर मोदी को कोसता है, जिसे कश्मीर के हालात पर गलत बयानी करना सूट करता है वो कश्मीर के हालात पर झूठ बोलता है। उमर अब्दुल्ला का उदाहरण आपको बताता हूं, उनका झूठ कैसे पकड़ा गया ये भी देखिए।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि उन्हें और उनके परिवार वालों को सरकार ने घर में कैद कर दिया है, उन्हें नजरबंदी में रखा गया है। 14 फरवरी को उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर 2 तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की वैन दिख रही थी। उमर अब्दुल्ला ने लिखा, अगस्त 2019 के बाद का ये नया जम्मू कश्मीर है, हमें बिना वजह बताए घर में बंद कर दिया गया है। मुझे और मेरे पिता ही नहीं बल्कि मेरी बहन और बच्चों को भी घर में नजरबंद कर दिया गया है। और यही नहीं, घर पर काम करने वाले स्टाफ को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। अगस्त 2019 से उमर अब्दुल्ला का मतलब था धारा 370 हटाए जाने का, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट का जवाब देने में श्रीनगर पुलिस ने देर नहीं लगाई। श्रीनगर पुलिस ने उमर को जवाब देते हुए ट्वीट किया, आज लेथपोरा आतंकी घटना की दूसरी बरसी है। आज रोड ओपनिंग पार्टी ग्राउंड पर मौजूद नहीं होगी, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर एडवर्स इनपुट मिले हैं। इसलिए वीआईपी और सरकारी सुरक्षा में रह रहे सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि आज घर में रहें। इस बारे में सबको पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि लेथपुर आतंकी घटना वही है जिसे हम पुलवामा टेरर अटैक के नाम से जानते हैं। 14 फरवरी 2019 को इस आतंकी हमले में हमारे 40 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जवाब दिया, लेकिन उमर अब्दुल्ला संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। उमर ने पुलिस को इस बारे में ऑफिशियल कम्युनिकेशन शेयर करने को कहा। उमर ने पूछा, वो मैसेज शेयर कीजिए जिसमें उनके ऑफिस को वीआईपी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने की जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही उमर ने यह भी लिखा, पुलवामा टेरर अटैक की बरसी कोई ऐसी घटना तो नहीं जिसके बारे में पुलिस को पहले से पता ना हो, तो एडवांस प्लानिंग क्यों नहीं की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसका भी जवाब दिया। पुलिस ने वो मैसेज शेयर कर दिया जिसमें 14 फरवरी को वीआईपी मूवमेंट रोकने की बात कही गई थी, और यह मैसेज 13 फरवरी को ही भेज दिया गया था। और इसमें साफ साफ लफ्ज में लिखा था, नो कॉन्वॉय मूवमेंट, रिपीट, नो कॉन्वॉय मूवमेंट विल बी अलाउड टुमारो ऑन संडे 14 फरवरी। यानी उमर अब्दुल्ला की यह बात तो गलत साबित हो गई कि वीआईपी मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन करने की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी। आप कहते हैं कि झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, सच जल्दी सामने आ जाता है। आजकल के जमाने में तो बहुत जल्दी होता है। ये उमर के साथ यही हुआ, उनके झूठ का सबूत सामने आया। 14 फरवरी को उमर अब्दुल्ला खुद को घर में बंद किए जाने की बात कह रहे हैं, जुल्म ज्यादती की बात कह रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन 15 फरवरी को उमर अब्दुल्ला कश्मीर की वादियों में बर्फ से ढके पहाड़ों पर बिना किसी बंदिश के स्कीइंग करते दिखाई दिए। उमर अब्दुल्ला की स्कीइंग करते हुए तस्वीर 15 फरवरी की है, गुलमर्ग की है। गुलमर्ग में उमर अब्दुल्ला स्कीइंग करते दिखाई दिए। इस वीडियो से यह बात तो साफ हो गई कि उमर अब्दुल्ला कैद में नहीं है, नजरबंद नहीं है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, यह सच है कि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक की बरसी पर आतंकवादी घटना के इनपुट का ध्यान रखते हुए सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, वीआईपी मूवमेंट को रोका गया था और इसकी जानकारी सभी नेताओं को एडवांस में दे दी गई थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इसे ऐसे पेश किया जैसे कश्मीर में जुल्म ज्यादती हो रही है, सरकार कभी भी किसी को कहीं भी बंद कर देती है, मोदी का विरोध करने वालों की आवाज दबाते हैं, विरोधी दलों के नेताओं को घरों में कैद किया जा रहा है। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला अगले दिन गुलमर्ग में गए तो उन्होंने लोगों को यह नहीं बताया कि मैं नजरबंद नहीं हूं, मैं खुलेआम घूम रहा हूं, मेरे पर कोई पाबंदी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, जिसको जो मुद्दा सूट करता है वो उस मुद्दे पर अपने हिसाब से झूठ बोलता है, अफवाह फैलाता है, लोगों को गुमराह करता है और कई बार लोगों को डराता है। अफवाह फैलाकर कैसे लोगों को डराया जाता है, इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं। यह काम किया एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने। मामला कर्नाटक का है। यहां राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने झूठ बोलकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। कुमारस्वामी ने कहा, कर्नाटक में जो लोग राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दे रहे उनके घर की मार्किंग की जा रही है। कुमारस्वामी ने कहा, कर्नाटक में वही हो रहा है जो जर्मनी में हिटलर ने किया था। देखिए कितनी बड़ी बात। उन्होंने कहा, जर्मनी में हिटलर के जमाने में जिस तरह यहूदियों के घरों की मार्किंग की जाती थी, वैसा ही कर्नाटक में आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। ಇವತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ,
ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ. ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ, ಹಿಂದೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಜಿಸ್ಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ಗೂ ಏನು ಗಲಾಟೆ ನಡೀತು, ಆಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿನ ಅವತ್ತೇನು ಮ್ಯಾಸಕರ್ ಆಯಿತು. अब चूंकि कुमार स्वामी ने जो बात कही बहुत ही खतरनाक थी, डराने वाली थी, खासतौर पर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे थे वो, तो मैंने अपने संवाददाता टी राघवन को सच्चाई का पता लगाने को कहा, तहकीकात करने को कहा। राघवन ने बताया यह बात सही है कि हुबली के ज्यादातर घरों में स्टिकर लगे हैं, लेकिन स्टिकर्स चंदा न देने वालों के घरों पर नहीं, बल्कि राम मंदिर के लिए चंदा देने वालों के घरों पे सामने लगाए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद का तर्क है कि स्टिकर इसलिए लगाए गए हैं कि इस चंदे को लेकर डुप्लीकेसी ना हो, यानी जिसने एक बार चंदा दे दिया, कार्यकर्ता उसका दरवाजा दोबारा न खटखटाए। कुमारस्वामी के इस दावे और आरोपों की सच्चाई की पड़ताल के लिए हमने हुबली धारवाड़ शहर के 3 इलाकों में फैक्ट चेक किया। कोटिलिंगेश्वर नगर, गोकुल रोड और देश पांडे नगर में ये स्टिकर हमें जरूर नजर आए, लेकिन एक बात बहुत साफ साफ थी कि जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया उनके घर पर किसी भी तरह की मार्किंग नहीं की गई है। जिन लोगों ने चंदा दिया उनके घर पर उनकी स्वेच्छा से ये स्टिकर लगाए गए हैं, ऐसा वहां पर रहने वाले लोगों ने हमें बताया। ये भी बताया गया कि चूंकि शुरुआती दौर में जब यह अभियान पिछले महीने शुरू हुआ था, उस वक्त प्रचार की भी ज़रूरत थी, इसीलिए वीएचपी के लोगों ने कुछ इलाकों में ये स्टिकर हर घर में लगाए थे। साथ ही ये भी कहा गया कि चूंकि बार बार चंदा लेने की वजह से जाने के वक्त वहां पर रहने वाले मकान मालिक अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए कुछ इलाकों में उन घरों में स्टिकर लगा दिया गया जहां पर चंदा दिया गया है, ताकि दूसरी टीम वहां पर जाकर चंदा ना मांगे। कुल मिलाकर वीएचपी का ये कहना कि पहले पब्लिसिटी के लिए और दूसरी बार इस बात की जानकारी लेने के लिए कि वहां पर चंदा पहले से ही दिया जा चुका है, इन स्टिकर्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन मकान मालिकों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया और किसी भी तरह की मार्किंग उनके घर पर नहीं की गई जहां पर चंदा नहीं दिया गया था। राघवन ने हुबली के लोगों से भी बात की, उन लोग के घर गए जिनके घर के बाहर स्टिकर लगा था। इन लोगों ने कहा उन्होंने चंदा दिया है, खुशी से दिया है, अपनी मर्जी से दिया है और अपनी इच्छा से दरवाजे पर स्टिकर भी लगाया है। हमको बहुत अच्छा लगा है, गर्व भी लगा है, और हमने इस राम मंदिर के लिए अपना जो समर्पण किया है और अपना घर को भी स्टिकर लगा के गया है, सभी घर को भी लगाया है, इसलिए सभी अपना अड़ोस पड़ोस के घर वाले भी बहुत गर्व से ये स्टिकर हमने अपना घर को लगाया है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किए थे, जो लोग पैसे दिए भी ना दिए उस ऐसा नहीं, सब लोग घर के जाके वो निधि संग्रह किया, वो अमाउंट संग्रह किया। मैंने तो भी उस दिन नहीं दिया था, फिर भी वो लोग आके स्टिकर डाल के और पॉम्पलेट दे के गए थे। जब जनता बोली, आलोचना हुई, तो कुमारस्वामी को लगा उन्होंने तो गलती कर दी, उनका दावा गलत साबित हुआ, वो डिफेंसिव मोड में आ गए। कुमारस्वामी ने कहा कई इतिहासकारों ने हिटलर और यहूदियों के घर के बाहर जो उन्होंने कहा था मार्क लगाने वाली बात, वो सुनकर उन्होंने आरएसएस की तुलना नाजियों से कर दी थी। कुमारस्वामी ने कहा उन्हें राम मंदिर के लिए चंदा दिए जाने से दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं इन लोगों को चंदा इकट्ठा करने के लिए किसने ऑथोराइज किया और चंदे के हिसाब किताब में ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। In the name of the Rama, everywhere unauthorized persons, they are collecting money. Unauthorized persons who have given authorization to them, they are whether actually what I suggested them, why several people, I used several people. Some people, they are in the name of Rama collecting money. Who is going to account it?
I request the VHP people who are the responsible persons constructing of Ram Mandir, I am requesting now also, please be transparent. राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने वालों की कमी नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति मंदिर निर्माण का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रस्ट ने तय किया कि राम मंदिर का निर्माण आम जनता के पैसे से हो, इसमें सबकी भागीदारी हो, इसलिए घर घर जाकर चंदा लिया जा रहा है। 2 दिन पहले तक 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रस्ट के खाते में जमा हो चुके हैं। लोग बड़ी मात्रा में सोना चांदी भी दान दे रहे हैं। आज ही ट्रस्ट की तरफ से अपील की गई है कि लोग चांदी दान में न दें, क्योंकि बैंक के पास अब चांदी को रखने की जगह नहीं है। इसलिए यह कहना तो गलत होगा कि लोगों से जबरदस्ती चंदा लेने की कोशिश की जा रही है, या ये कहना कि जो लोग चंदा नहीं दे रहे उनके घरों की मार्किंग की जा रही है। लेकिन उन लोगों के घरों के बाहर स्टिकर लगाना भी ठीक नहीं है जो चंदा दे रहे हैं, क्योंकि इससे गलत मैसेज जा सकता है, लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। और एच.डी. कुमारस्वामी ने यही किया। इसको लेकर वहां रहने वाले मुसलमानों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश की। तो जरा सावधान रहने की जरूरत है। एक और झूठ के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज पुडुचेरी में जिस वक्त राहुल गांधी मछुआरों से बात कर रहे थे, उसी दौरान एक महिला ने राहुल के सामने मुख्यमंत्री नारायणसामी के खिलाफ अपना गुस्सा उतारा। महिला ने राहुल को तमिल में बताया कि निवार तूफान के दौरान उसे कोई सरकारी मदद नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने एक भी बार आकर उन्हें देखा नहीं, क्योंकि बात तमिल में कही गई थी। राहुल के बाद समझाने के लिए ट्रांसलेट किया जा रहा था, लेकिन ट्रांसलेट करने वाले खुद मुख्यमंत्री नारायणसामी थे। इसलिए नारायणसामी ने महिला की बात को ट्विस्ट करते हुए एक झूठ बोल दिया, लेकिन यह सारी बात कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी, जिससे नारायणसामी की पोल खुल गई। समंदर के किनारे वाले इलाके अभी भी वैसे ही हैं। हमें कोई मदद नहीं मिली। वही है ना मुख्यमंत्री, क्या इन्होंने तूफान के वक्त एक बार भी हमें आके देखा? At that time, during cyclone, sir, Nivar cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. That she is referring. नारायणस्वामी ने अपनी पार्टी के नेता के सामने झूठ बोल दिया, अपनी जनता के सामने झूठ बोल दिया, कैमरों के सामने गलत बयानी कर दी। पूरे कॉन्फिडेंस से राहुल को बिल्कुल उल्टी बात बताई। कहा यह महिला कह रही है कि मैंने वहां आकर के लोगों का ध्यान रखा था। इसीलिए कहता हूं, झूठ बोलने वालों को इससे मतलब नहीं होता कि किस मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं होता कि वो किसके सामने गलत बयानी कर रहे हैं। उन्हें इससे भी मतलब नहीं होता कि वो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत होती है। और अच्छी बात यह कि आजकल ये झूठ पकड़ा जाता है। राहुल गांधी हो, उमर अब्दुल्ला हो या फिर कुमारस्वामी, झूठ बोलने के पीछे इन लोगों का मकसद सियासी है, मोदी का विरोध है। लेकिन विदेशों में बैठी देश विरोधी ताकतें झूठ का सहारा लेकर हमारे देश में अनरेस्ट पैदा करने की, तनाव पैदा करने की, नफरत पैदा करने की कोशिश करती हैं। हमारे लोगों को भड़काया जाता है। इसका भी एक वीडियो आज सामने आया। खालिस्तानी आतंकवादी कैसे किसान आंदोलन की आड़ में भारत को बदनाम करने में लगे हैं, इसके सबूत मैंने आपको कई बार दिखाए हैं। लेकिन अब यह सामने आ गया कि हमारे देश के भी कुछ लोग विदेशों में बैठे लोगों के इशारे पर काम करते हैं। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा तो अब खालिस्तानी आतंकवादी खुलकर ऐसे लोगों के सपोर्ट में सामने आ गए। और इनमें से एक नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू का। खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस चीफ पन्नू अमेरिका में बैठकर किसान आंदोलन को लेकर, पंजाब को लेकर नई नई अफवाहें गढ़ते हैं, झूठ फैलाते हैं। आज गुरपतवंत सिंह ने 3 मिनट का वीडियो जारी किया और इसमें उन्होंने किसानों को भड़काने की कोशिश की। टूल किट साजिश और 26 जनवरी की हिंसा के आरोपी दिशा रवि से लेकर दीप सिद्धू का नाम लिया और इन सब के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया, उनके इंटरनेशनल बॉयकॉट की बात की। This message is to all those people from Maharashtra to Tamil Nadu to Karnataka
who are protesting against the new farm laws, and scores of you and your supporters and the activists like of Disha Ravi, Deep Sidhu, Nodeep Kaur, Nikita Jacob, you all have been charged under sedition, that is waging war against the country. हमारे अपने देश में जो लोग मोदी विरोध के नाम पर झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, उन लोगों से तो हम मिलकर बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनकी बात जनता को समझा सकते हैं, जनता उनको सबक सिखा सकती है, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं। लेकिन जो लोग दूसरे मुल्क में बैठकर अफवाहें फैलाते हैं, पाकिस्तान के इशारे पर लोगों को भड़काते हैं, ऐसे लोगों से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग हमारा कितना नुकसान कर सकते हैं, हमारे देश की छवि को किस तरह से बदनाम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसान आंदोलन है, जिसका इस्तेमाल खालिस्तानियों ने भारत को बदनाम करने के लिए किया है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में पहली बार चुनाव हुए। आज लोकल बॉडीज के इलेक्शन के रिजल्ट आए। किस पार्टी को किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा फायदा हुआ, किसको ज्यादा सपोर्ट मिला? ये किसान आंदोलन के बीच पंजाब में अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए और आज इसके नतीजे सामने आए। नतीजे पूरी तरह कांग्रेस के फेवर में है। लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस ने हासिल की है। पंजाब के 8 में से 7 नगर निगम में कांग्रेस ने कब्जा किया। आम आदमी पार्टी पीछे रह गई। बीजेपी को अलग लड़ने का भारी नुकसान हुआ। अकाली दल दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन कहीं जीत हासिल नहीं हुई। कांग्रेस ने अबोहर, बठिंडा, बटाला, कपूरथला, होशियारपुर, पठानकोट और मोगा में जीत दर्ज की। यहां कांग्रेस का मेयर बनेगा। मोहाली के चुनाव नतीजे कल आएंगे, लेकिन यहां से हरसिमरत कौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन कृषि कानून को लेकर अकाली दल बीजेपी से अलग हो गया था और अब हालात ये बने हैं कि 53 साल बाद भटिंडा नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। 2015 के चुनाव से कंपेयर करें तो इस बार कांग्रेस को भटिंडा के अलावा होशियारपुर, मोगा और पठानकोट में भी जीत हासिल हुई। इस बीच गुरदासपुर में नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस सभी 29 सीटों पर कब्जा किया। ये बड़ी जीत है। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। गुरदासपुर से बीजेपी के सनी देओल सांसद हैं, लेकिन आज के चुनाव नतीजों पर सबसे ज्यादा गुस्सा हरसिमरत कौर को आया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने डरा धमकाकर वोट हासिल किए, गुंडागर्दी की, गोलियां चलवाई और अफसरों ने भी ठीक से काम नहीं किया। हरसिमरत कौर ने धमकी दी है कि 2002 के चुनाव नतीजों के बाद जब पंजाब में अकाली दल की सरकार बनेगी, माफ कीजिएगा 2020 के चुनाव के बाद, उन्होंने कहा 2022 में चुनाव होने हैं, तो 2022 के चुनाव नतीजों के बाद जब पंजाब में अकाली दल की सरकार बनेगी तो एक एक अफसर को वो देख लेंगे। कांग्रेस के नेताओं को भी सबक सिखाया जाएगा, खुलकर धमकी दी। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਗਿਰੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਮਾਰ-ਕੁੱਟ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ इस कांग्रेस पार्टी दे जोर जबर दा मुकाबला किया, लड़ाई लड़ी। परमात्मा दी किरपा दे नाल 2022 च श्रोमणी अकाली दल दी सरकार बनन लगी है ते जिहड़े कांग्रेसियां ने जोर जबर किया उन्हां दा तां जिहड़ा हाल होगा, लेकिन जिहड़े अफसरां दा सहारा लैके इन्हां ने जोर जबर किया, मैं कहंदी उन्हां अफसरां नूं बहुत सचेत होण दी लोड़ है, क्योंकि उन्हां दे एक एक दा हिसाब किताब लिता जाऊगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पंजाब की जनता ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप को क्लियर कट मैंडेट दिया है। नेगेटिव पॉलिटिक्स की हार हुई है, इसलिए अब पंजाब में कैप्टन फॉर 2022 इस तरह का कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। अगर वो अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं, जिस तरह कबूतर अपनी आंखें बंद रख के सच्चाई से लाइक एन ऑस्ट्रिच दे आर डिगिंग देयर हेड इनटू द सैंड, ये उनकी अपना वो समझते हैं। परंतु पंजाब के लोगों ने खास तौर पे बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप, पंजाब की लीडरशिप तो मैं समझता हूँ बिल्कुल वाइप्ड आउट है। सेंट्रल लीडरशिप दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी की जो है, और उनके जो ये दोनों पिट्ठू हैं, अकाली दल और आम आदमी पार्टी, इन दोनों को, तीनों को
एक क्लियर डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मैसेज दिया है। दिस इज अ वोट अगेंस्ट नेगेटिविटी, अगेंस्ट नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ दीज थ्री पॉलिटिकल पार्टीज। कैप्टन अमरिंदर सिंह की उस लीडरशिप को लोगों ने वोट दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उत्साहित हैं। चुनाव नतीजों को लेकर उन्होंने पंजाब की जनता का शुक्रिया अदा किया। अमरिंदर ने कहा कि उन्हें विकास के नाम पर वोट मिला है। जनता का ऐसा ही सपोर्ट अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन में भी मिलेगा। किसानी दा अंदोलन चल रहा है, दिल्ली की सरकार बन नहीं रही, तो जो थोड़े सामने तुम देख ही रहे हो। तो ये बावजूद साडी गवर्नमेंट ने जिथे भी असी शहरों के विच और पिंडों में भी काम कर सके, असी काम किया है। और मैं थोड़ा भरोसा देना चाहता कि अगले साल विच जिहड़ा अधूरा रह गया इस पिछले साल की घाट करके उन्होंने असी पूरा करांगे। और ये लड़ाई साडी हुण ये शुरुआत हुई है साडी। अगला असल पंजाब के भविख की लड़ाई तो आनी है, अगले साल आनी है, साल भी नहीं रहा उहदे वास्ते। तो ये असी डिवेलपमेंट सारे करके थोड़े कोल आवांगे। लोकल बॉडीज के रिजल्ट से ये बात तो साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अनुभव और उनकी रणनीति कामयाब हुई। कांग्रेस को भारी जीत मिली। वो अकाली दल पर भारी पड़े। अकाली दल के नेता कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है, अगर अकाली दल को अपना अस्तित्व बचाना है तो अकाली दल के नेताओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और शायद उन्हें बीजेपी से अलग होने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। कश्मीर से आज एक सुकून देने वाली खबर आई। आतंकवाद की वजह से 30 साल से बंद मंदिर में घंटियों की मंत्रों की गूंज सुनाई थी। कश्मीर से आई आज की अच्छी तस्वीरें आपको दिखाऊं, इससे पहले एक ताज़ा खबर बता देता हूं जो अच्छी नहीं है। अब से कुछ देर पहले आतंकवादियों ने श्रीनगर के सोनवर इलाके में हमला किया है। यह हमला डल झील के पास एक ढाबे पर किया गया है। जिस जगह पर आतंकवादियों ने ये घिनौनी वारदात की, वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर आज ही कश्मीर गए 24 देशों के राजनयिक ठहरे हुए हैं। आतंकवादियों ने दहशत फैलाने के लिए कृष्णा ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। ढाबे के कर्मचारी को गोली लगी है। आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज आतंकवादियों ने सुबह सुबह भी ब्लास्ट करने की कोशिश की थी। एक बम फिट किया था, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस बम को डिटेक्ट कर लिया और यह साजिश नाकाम हो गई। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट है, इसलिए आतंकवादियों की साजिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। इसका असर यह हुआ है कि अब कश्मीर की वादियों में धीरे धीरे अमन लौट रहा है, सुकून लौट रहा है। आज कश्मीर के सैकड़ों साल पुराने मंदिर में 31 साल के बाद घंटियां सुनाई थी। श्रीनगर में 31 साल बाद शीतलनाथ भैरव मंदिर के द्वार खुले, वहां पूजा अर्चना हुई। 31 साल पहले तक इस मंदिर में हर साल बड़े पैमाने पर बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता था, लेकिन 31 साल से मंदिर सूना था, यहां सन्नाटा था। इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हुई थी, लेकिन आज मंदिर को फिर से भक्तों के लिए खोल दिया गया। हम बहुत खुशी हो रही है हमको, आज फिर से वो माहौल बन रहा है, हम हवन कर रहे हैं। और पहले भी हुआ करता था आपस में, जो हमारा हिंदू कम्युनिटी के साथ मुस्लिम कम्युनिटी भाई भाइयों की तरह रहते थे और एक दूसरे की सपोर्ट करते। छोटी छोटी चीज़ें, हमारा फंक्शन होते थे, शायद फेस्टिवल्स हुआ करते थे, तो हमारे लिए फिशेस ऑफर ये लेके आते थे मोहम्मद कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, वो हमको फ़िश लेके आते थे, आप करो ये। और इस बार भी अगर हमने शुरू किया, यहाँ के अपनी फैमिली की, यहाँ के हमारे नेबर्स, उन्होंने हमको हेल्प किया। 31 ईयर्स के बाद खुला है। आज हमारी यहाँ पे बसंत पंचमी है। हर साल यहाँ पे ये हवन होता था, फंक्शन होते थे, बहुत सी गैदरिंग होती थी यहाँ पे, सारे लोग आते थे यहाँ, मोहल्ले के आउटसाइड, मोहल्ले से बाहर से भी आते थे ये फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो फिर मिलिटेंसी की वजह से तो ये बंद हो गया और यहाँ पे जितने भी हिंदू रहते थे वो बाहर चले गए, तो इसको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था, तो नेचुरली ये तो बंद पड़ा था। तो आज हमने मतलब अपनी तरफ से कोशिश की कि हम आज आएंगे यहाँ पे, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसलिए आज ये फंक्शन हो गया।
अच्छी बात है कि इस इलाके में रहने वाले मुसलमानों का भी कहना है कि मंदिर खुल जाना अच्छी बात है, अब इससे कई लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। ये बहुत साल के बाद जब आजकल ये हवन हो जाते हैं, इससे पहले भी जाते थे, जब ये का वो रावल पावल जला देते थे, यहाँ से ही जाते थे। आज बहुत दिन हो गया, तो बहुत 7 साल हो गए। हाँ, आज 30-20 साल के बाद ये चल रहा है आज जो देख रहे हैं। लेकिन हमारे को भी इन लोगों के साथ प्रेम थे, लेकिन आजकल बेप्रेम सब आता है हमारे को, क्योंकि अब जिनको इन्हीं के साथ काम भी करते थे, खाते पीते थे, एक ही बात करते थे, लेकिन चलते थे। लेकिन आजकल कोई चैन ही नहीं आता है, ना इन लोगों को चैन आता है ना यहाँ के लोगों को चैन आता है। तो कितना अच्छा माहौल हुआ करता था पहले, भाईचारा अच्छे तरह भाईचारा तो इतना था, तो ये मालूम ही नहीं लगता था कि हम एक दूसरे अलग है, इतना रिश्ता पक्का था। लेकिन क्या करें, अल्लाह का ये करना था, क्योंकि हम खुद भी नहीं समझ लेते ना, भाई 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 होता है, पराया सबसे पहले भाई होता है, अपना उतना प्यारा भाई नहीं होता है जितना पराया होता है। ये बुजुर्ग ठीक कह रहे हैं। एक ज़माना था जब पूरे मुल्क में कश्मीर के भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। जिस कश्मीर में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते थे, जो कश्मीर जन्नत था, उस कश्मीर की मिसाल दी जाती थी। लेकिन उसी कश्मीर को दहशतगर्दों ने जहन्नुम बना दिया था। सुकून की बात यह है कि अब सबकी मिलीजुली कोशिशों से कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत वापस लौट रही है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर बस्ट होने से जो आर्टिफिशियल लेक बनी थी, वहां से पानी निकालने का काम शुरू हो गया है। उत्तराखंड त्रासदी में अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है, 31 शवों की पहचान हो चुकी है, 146 लोग अब भी मिसिंग हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। लेकिन इस सब के बीच आज चमोली के रैणी गांव से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। मैं आपको बता दूं, जो फ्लैश फ्लड आया था, उसके बाद से रैणी गांव के ऊपर मुरैना इलाके में एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट हो गई थी। प्रशासन को डर था, अगर ये लेक बर्स्ट हो गई तो इससे कई गांव तबाह हो जाएंगे, इसलिए अब यहाँ से पानी निकालने का काम शुरू किया गया है। आईटीबीपी के जवान पानी को डिस्चार्ज करने के काम में जुट गए हैं। यहाँ डीआरडीओ के अफसर भी पहुँचे हैं और ये पूरा काम उनकी देखरेख में किया जा रहा है।